नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित लखोटिया और आपका स्वागत है हमारे शो कंज्यूमर इज किंग में। अब कोरोना से जंग के बाद एक बार फिर स्कूल खोलने का केंद्र और राज्य सरकारों की मंजूरी मिलने के बाद 1.5 साल से घरों पर बैठे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। बच्चों की पहली टीचर भले ही माँ होती है, लेकिन उन्हें अपने टीचर से, माँ बाप से कम प्यार नहीं होता है। ज़्यादातर बच्चों को अभिभावक स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन कोरोना महामारी ने इस परंपरा को बदल कर रख दिया है और माँ बाप हो या टीचर्स, सभी ने एक सुर में बच्चों को घर में रहने की सलाह दी। आप सोच रहे होंगे कि आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल 17 महीनों के बाद एक बार फिर से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की मंजूरी के बाद स्कूल खुल चुके हैं और इसके बारे में बात करना जरूरी इसलिए है क्योंकि सवाल एक या दो का नहीं, बल्कि देश भर के लाखों बच्चों का है जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि सरकार के इस फैसले को लेकर पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना से अभी भी हम पूरी तरह से जीते नहीं हैं, तो ऐसे में स्कूल्स बच्चों की सुरक्षा के लिए किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, तो इस खास मुद्दे पर आज हम विस्तार में चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कविता सांघवी, जो है प्रिंसिपल SVKM चतुर्भुज नारसी मेमोरियल स्कूल की। कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चे जो आपकी स्कूल में भी अब लौट गए हैं, आ रहे हैं वापस, तो चहल पहल तो वापस से हो ही चुकी होगी स्कूल में, तो इसको लेकर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? सो पेरेंट्स का एक्चुअली यू हैव अ मिक्स रिएक्शन। 80% पेरेंट्स बहुत खुश है कि बच्चे वापस स्कूल चले गए, बिकॉज सम सॉर्ट ऑफ नॉर्मलसी वापस आ गई है उनमें। एंड 20% फिर भी थोड़ी टेंशन में है कि वैक्सीनेशन होने दो, उसके बाद हम बच्चों को भेजेंगे। सो 20% आर स्टिल वेरी कॉशियस, बट 80% आर वेरी हैप्पी। जी, वो तो अच्छी बात है। और बच्चे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? आप बच्चे जो आपकी स्कूल में आ रहे हैं, आपसे और बाकी टीचर्स से क्या बात कर रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं? सो बच्चे, पहले मुझे ये बताना था, ऑनलाइन में बच्चों ने अपना वीडियो बंद कर दिया था। सो लास्ट फ्यू मंथ्स बट टीचर्स देख नहीं पाते थे। बिना बेसिस से कि बच्चे वीडियो चालू करो, प्लीज स्टार्ट योर वीडियो, दे वुडंट स्विच ऑन। ऑफलाइन में जैसे ही बच्चे आए, वी कैन सी दैट स्माइल, वी कैन सी दैट हैप्पीनेस एक दूसरे को देखने के बाद। यू कैन सी द इंटायर एनवायरमेंट इतना हंसता हुआ, एवरीबॉडी इज सो हैप्पी। सो बच्चे डेफिनेटली बहुत बहुत खुश है। और टीचर्स और आप एक प्रिंसिपल, आपकी क्या राय है? I would say कि जो 1.5 साल हम like we have been working regularly, तो 1.5 साल पूरे कॉरिडोर्स में कोई आवाज नहीं, बच्चे का कुछ, there's no sound, it's just हम लोग walking here and there। उसके बाद अब जब बच्चे आने लगे हैं, तो it's like crazy, it's so much fun, it's like wow, I mean we have our students back with us, so that kind of excitement, fun, we're feeling all of us। और सब टीचर्स बहुत बहुत खुश है, because online is completely different। Offline is like you understand कि बच्चे का एक्सपीरियंस क्या है, क्या फीलिंग्स चल रहे हैं बच्चे के फेस पे, क्या उसको एक्चुअली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिफिकल्टीज है कि नहीं, ये सब ऑफलाइन में ज्यादा अच्छी तरह से पता चलता है। तो वी आर वेरी हैप्पी। जी, हमारे साथ अमिता जी भी जुड़ रही हैं। अमिता मुल्ला वटल, जो चेयरपर्सन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एजुकेशन इनोवेशंस एंड ट्रेनिंग एट DLF स्कूल्स एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, DLF फाउंडेशन। अमिता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है हमारे शो पर। मैं कविता जी से वही पूछ रहा था और आपकी राय भी जानना चाहूँगा कि अब जब स्कूल्स खुल गए हैं, तो पेरेंट्स कैसे सबसे पहले रिएक्ट कर रहे हैं, बच्चे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वापस स्कूल आने पर? सबसे पहले बात मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छी खबर है कि स्कूल्स खुल रहे हैं, क्योंकि अक्सर अभी भी ऐसे स्कूल्स हैं जो पूरी तरह से खुले नहीं हैं। बच्चों को कह रहे हैं कि आप हफ्ते में 1 दिन आइए या 2 दिन आइए। तो मैं उनसे ये इल्तिजा करूंगी कि बच्चों को जितना बुला सकते हैं बुलाइए, और चाहे वो पेरेंट्स हों चाहे वो बच्चे हों, कई चाहते हैं कि वो स्कूल आए। कुछ जो है उनको, उनमें भय है, उनमें डर है, वो वैक्सीन को लेके घबराते हैं।
तो एक तरह से एक दो तरफा माहौल मचा हुआ है यहाँ। कुछ लोग बहुत खुश हैं कि बच्चे आ रहे हैं, स्कूल्स तो आखिरकार खुश हैं ही, क्योंकि हमारे लिए हमारा वजूद ही ये है कि बच्चे आए स्कूलों में, हम उनके साथ मिलें, उनके साथ बैठें, उनसे अलग अलग तरीके से शिक्षा उनको दें। और क्योंकि ये पूरे साल इतना कुछ हट गया है, इतना कुछ अलग हो गया है, बच्चों से रिश्ते भी कुछ अलग से हो गए हैं, तो हमारे लिए तो बहुत जरूरी है कि बच्चे आएं और पेरेंट्स बच्चे भेजें। पर मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगी कि बिना डर के आपको बच्चे भेजने हैं, क्योंकि बच्चों को आप हर जगह ले जाते हैं, आप मॉलों में ले जा रहे हैं, हर रिजॉर्ट में आपको बच्चे दिखते हैं, नीचे बिल्डिंग्स में बच्चे खेल रहे हैं, आखिरकार एक दूसरे से मिल रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। तो स्कूल तो सबसे सेफ जगह है, मॉलों से भी सेफ है, नीचे प्लेग्राउंड से भी सेफ है, क्योंकि हर तरीके की गाइडलाइन फॉलो की जा रही है, क्योंकि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हमारे बच्चे बीमार ना हो, उनको कोई तकलीफ ना होए। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि बहुत अच्छा माहौल होगा अगर और पेरेंट्स ये डर से हटें और बच्चों को भेजें। अमिता जी, इसमें मैं थोड़ी और चर्चा करना चाहूँगा आपसे। जो आप कह रही हैं कि स्कूल्स का जो माहौल है बच्चों के लिए अच्छा है और ऑफ कोर्स सेफ भी है, तो ये जो सेफ सुरक्षित होने के लिए स्कूल्स क्या कर रहे हैं? मतलब क्योंकि ऑब्वियसली कोविड का तो डर अभी भी बना हुआ है, तो उसके लिए स्कूल्स क्या स्टेप्स कर रहे हैं, क्या प्रोटोकॉल्स स्कूल्स ने किए हैं कि बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए भी सेफ हो ये स्कूल्स? पिछले 1.5 सालों से इतनी ज्यादा प्रोटोकॉल्स निकल के आई हैं, उभर के आई हैं, यूएन लेवल से लेके, एक नेशनल लेवल से लेके, एक स्टेट लेवल से लेके और एक स्कूल लेवल्स तक मैनुअल्स बन के आई हैं, अलग अलग प्रोग्राम उभर के आए हैं प्रोटोकॉल्स को लेके, गाइडलाइंस को लेके। तो मेरे समझ से तो ये है कि ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिसने ये मैनुअल्स पढ़ी नहीं हो, जिन्होंने अपनी नहीं बनाई हो, जिसमें ज्यादा तवज्जो दी हो। तो गाइडलाइंस तो बहुत सारी आई हैं और स्कूल स्पेशली इसको लेके बहुत केयरफुल हैं, क्योंकि और जो गाइडलाइंस सामने उभर के आई हैं उसमें ज्यादातर ये दिखाया जा रहा है कि एक तो जो डिस्टेंस मेंटेनेंस है, मास्क का पहना हुआ है, एंट्री एग्जिट पे क्लटर नहीं हो, बसों में भी अगर बच्चे आ रहे हों तो बच्चों को भी स्पेसिंग बसों में दें, टीचर्स डबल वैक्सीनेटेड हों, स्कूल का पूरा स्टाफ डबल वैक्सीनेटेड हो, चाहे वो गार्ड हो, चाहे वो दीदी हो जो वहाँ बच्चों को हेल्प करती हैं, टीचर्स और लैब असिस्टेंट सारे डबल वैक्सीनेटेड हों। ये स्कूलों ने तय किया है, यहाँ तक कि हमारे डीएलएफ फाउंडेशन ने तो वैक्सीनेशन ड्राइव करी जिससे सबको वैक्सीनेट कराया गया, सारे स्कूलों को। और इसके अलावा ये भी जरूरी है कि लैब्स में बच्चे अलग तरीके से बैठें, उनको स्टैगर किया जाए, उनकी जो इंटरवल्स हैं वो स्टैगर किए जाएं कि कहीं एरिया में भीड़ ना होए, पानी और खाना अलग तरीके से लाया जाए, इंडिविजुअली लाया जाए, स्पेस नहीं हो जिसमें खाना और पानी शेयर हो रहा हो, जिससे ट्रांसफरेंस हो सकती है। उसके अलावा ये भी कि लार्ज असेंबलीज ना होएं, जब असेंबली होती है, जब बच्चे अंदर आते हैं तो उनको दूर दूर बिठाया जाए, इस तरह के कोई प्रोग्राम नहीं हो, टच स्पोर्ट्स नहीं हो, जैसे कि बच्चा एक दूसरे को टच करे, एथलेटिक्स ज्यादा हो जिसमें इंडिविजुअल स्पोर्ट हो या योगा हो, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट में टच होता है क्योंकि वही हाथ छूते हैं, पसीना होता है। तो इस तरह से बहुत तरीके की चीजें स्कूल्स लाए हैं और यही मैं समझती हूँ कि ये चीज तो आपको ना कोई मॉल में दिखेगी, ना आपको किसी प्लेग्राउंड में दिखेगी। मॉल में आप घुसते हैं, आपका एक सैनिटाइजर और एक टेस्ट होता है, तो उसके अलावा इतना सब स्कूलों ने किया है, अपनी तरफ से किया है। पर देखिए, गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता कि ये बिल्कुल ही कोविड फ्री जोन है, क्योंकि बच्चे अपने अपने घरों से आते हैं, किसी का हाँ बुजुर्ग दादी दादा हैं, नानी नाना है, और भी लोग हैं जो लोग काम पे जाते हैं, जो शायद इतनी केयर ना देखें। तो इसलिए गाइडलाइंस के मामले में तो जितने लोग यहाँ और भी उपस्थित हैं इस पैनल पे, वो भी कहेंगे कि बहुत गाइडलाइंस स्कूलों ने एस्टैब्लिश करी है। जी, कविता जी, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। आपने शो के शुरुआत में कहा था कि पहले बच्चे, मतलब जब ऑनलाइन स्कूल्स थे तो बच्चे अपना वीडियो ऑफ कर देते थे, बट अब बच्चों से रूबरू होकर अच्छा लगता है, बच्चों को भी, टीचर्स को भी। तो क्या आपको लगता है कि जल्द ही स्कूल्स पूरी तरह से ऑफलाइन हो जाएंगे? क्या जूम स्कूल का ज़माना चला गया? So अभी मैं I'll just say कि
जूम स्कूल पूरा तो नहीं जाएगा, बिकॉज टिल द स्टूडेंट्स डोंट गेट वैक्सीनेटेड, हर एक बच्चा वैक्सीनेट नहीं होता है, तो पूरा ऑल द स्टूडेंट्स एक कक्षा में नहीं आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे वी हैव 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. एट प्रेजेंट हम लोग 20 बच्चे को बुलाते हैं और 20 बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं. नेक्स्ट डे द अदर 20 स्टूडेंट्स कम और बाकी के बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं. तो जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक सर पूरा क्लास को हम एक साथ नहीं इकट्ठा कर सकते. बट the day vaccination gets done, the entire class will be back. So blended और hybrid learning जो है, हम जो बोलते हैं, वो hybrid learning continue होगा for a long period of time जब तक vaccination बच्चों का नहीं होता है. ये बहुत ज़रूरी बात है, बच्चों की वैक्सीनेशन. इस पर भी मतलब सरकार की ओर से मंजूरी तो मिल गई है, बट उसका जो रोल आउट कैसे होगा इस पर अभी हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द सरकार बच्चों के लिए वैक्सीनेशन रोल आउट कर ले. अमिता जी, एक पूछना चाहूँगा कि जैसे हमने देखा कि 17-18 महीनों बाद बच्चे स्कूल वापस लौटे हैं, मतलब जैसे ऑनलाइन स्कूल तो चल ही रहा था लेकिन फिजिकल स्कूल अब लौटे हैं वो, तो क्या कुछ लर्निंग गैप्स दिख रहे हैं बच्चों में, और अगर है तो उसे ओवरकम कैसे किया जाएगा? देखिए, लर्निंग गैप्स तो बहुत सारे दिख रहे हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे. क्योंकि जो ये उम्र होती है बिटवीन 3 and 16, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उम्र होती है, क्योंकि इसमें जितना आदमी सीखता है वो अपने जहन में वो इंटीग्रेट करता है. नहीं तो 16-18 वर्ष की उम्र के बाद बाकी तो एक्सपीरियंस होता है. तो इस उम्र में 2 दिन भी मायने रखते हैं, और यहाँ हम बात कर रहे हैं पूरे 1.5-2 साल की, 2 साल से भी ज्यादा, क्योंकि सब बच्चे तो यूं भी नहीं आ रहे हैं. तो और स्पेशली हमारे देश में तो बहुत सारे हजारों करोड़ों बच्चे हैं जो बिल्कुल ही नहीं गए हैं कहीं, क्योंकि उनको एक्सेस ही नहीं मिला है डिजिटल डिवाइसेस का. तो मैं ये समझूंगी कि एक वो, मतलब ये क्लस्टर्स हैं. एक वो बच्चे हैं जिनको बिल्कुल ही नहीं मिला कुछ, एक कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा यूट्यूब में या व्हाट्सएप से वो बेचारे थोड़ा बहुत टेलीफोन से पढ़ रहे हैं, गांव में छोटे छोटे कस्बों में और या छोटे रूरल एरियाज में वो पढ़ते हैं. और एक ऑफ कोर्स या जो प्रिविलेज्ड है, जो वीडियो बंद कर देता है और ये सब करता है, एक वो ग्रुप है. तो बच्चों में भी एक किस्म का, जिसे कहते हैं ना, फ्रेगमेंटेशन हो गया है लर्निंग गैप्स में. पर चाहे वो प्रिविलेज बच्चा क्यों ना हो, उसमें भी लर्निंग गैप आया है. तो हमें तो सबसे पहले जब बच्चे लौट के आएंगे या अभी भी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें एक असेसमेंट मॉडल क्रिएट करना है, जिसमें हमें देखना है कि लर्निंग आउटकम क्या है. ये बच्चे जो एक बच्चे जिसने सीखा है थ्रू या नहीं भी सीखा हो, वो इस वक्त किस कगार पे खड़ा है. या अगर वो दूसरी जमात में बैठा हुआ है बच्चा, तो उसके गणित और उसकी जो, क्योंकि मैं तो सिर्फ 2 चीजों के ऊपर तवज्जो दूंगी, वो है न्यूमरेसी और लिटरेसी. कि उसके जो लैंग्वेज स्किल्स हैं और उसके जो नंबर के स्किल्स हैं, गणित है, वो किस लेवल पे पहुंचे. क्या वो एक क्लास 2 के बच्चे के लेवल के हैं? तो इसका एक रूब्रिक्स सरकार को करना चाहिए या स्टेट्स को करना चाहिए, जिससे बच्चों को असेसमेंट करिए. पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है. एक असेसमेंट होना चाहिए जिससे हमें पता लग जाएगा इंडिविजुअली कि बच्चा किस लेवल पे पढ़ा है. चाहे वो क्लस्टर्स में आप उनको रूब्रिक्स कराइए, असेस करिए, चाहे वो इंडिविजुअली या 2-2 बच्चों को लेके करिए. जब आप ये बहुत ही साइंटिफिक चीज है, जब इस तरह से आप पता लगाएंगे कि बच्चा किस लेवल पे आया है, उसके बाद ही तो आप एक प्रोग्राम बनाएंगे स्टडी का. नहीं तो आप वही करेंगे, एक होड़ है, वही एनसीईआरटी किताब खोलेंगे और आप शुरू हो जाएंगे, चैप्टर फलाना खोलो और आगे बढ़ो. पर रिमीडियल काम जो होगा, वो रिमीडियल काम बहुत ज्यादा इसमें हमें काम करना है एज टीचर्स. क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो अगले 10 सालों में आपके पास एक बहुत ही फ्रैगमेंटेड युवा पीढ़ी खड़ी हो जाएगी, जिनको नौकरियां नहीं मिलेंगी. आज ही की तारीख में मार्केट कहता है कि हजारों एप्लीकेशन आती हैं, 2 भी इस लायक नहीं है जिसको हम नौकरी दें. तो आप ये सोचिए कि जिस बच्चे को कुछ मिला ही नहीं हो या बहुत कम मिला हो, वो किस काबिल होगा. तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी चीज है, और मैं समझती हूँ कि हमारी सरकार को शिक्षा में बहुत ज्यादा अब पैसा भी डालना चाहिए, बजट्स डालने चाहिए. वो जमाने लग गए जिसमें शिक्षा में आप नहीं डाल रहे. और ये सिर्फ टैग की बात क्या हो रही. अरे पहले असेस तो करिए, बच्चा है कहाँ,
कहाँ वो खड़ा हो गया है, कहाँ जा रहा है, और ये हर माँ बाप को देखना है। सिर्फ इसकी जो होड़ हो रही है हाइब्रिड लर्निंग एंड दिस लर्निंग, जी सबसे पहले तो पता लगाइए बच्चे की क्या लेवल है और कैसे जी हम इस अमिता लेवल जी, को बढ़ाएं। नहीं, बहुत बहुत ज़रूरी बात कह रही। यही सवाल मैं कविता जी आपके पास लाऊंगा कि आप क्या देख रही हैं, बच्चों में कैसे लर्निंग गैप दिख रहा है और क्या कर रहे हैं टीचर्स, प्रिंसिपल, स्कूल्स उनकी मदद करने के लिए। Right. So there are three domains of growth, that is affective, psychomotor and cognitive. In cognitive यानी कि आपका intellectual domain कितना develop हुआ है, affective यानी कि आपका जो social जो होता है, जो empathy होता है, वो all these skills, and psychomotor is all the physical growth. Now all three students have been deprived of it. अभी स्पोर्ट्स जब आप बच्चों को देखते हो फिजिकल, तो हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत मोटे हो गए। तो ये जब बच्चे जब स्कूल में होते हैं तो वो प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट अ स्कूल डज टू डेवलप द फिजिकल साइड्स। अब जब देखो आप प्री प्राइमरी का बच्चा है, फाइन मोटर स्किल्स, क्रॉस मोटर स्किल्स, ये सब अभी बच्चे स्कूल में सीखते हैं, ऑनलाइन करवाते हैं, लेकिन जब फिजिकल में बच्चे आएंगे तो पता नहीं वो क्या करने वाला है एक्चुअली। मोस्ट कंसर्निंग इज ये जो बच्चा है जो नर्सरी और जूनियर केजी में है, वो जब स्टार्टिंग में आता है बच्चों, तो एक सोशल सेटिंग होता है where they develop relations with the other students. अभी इनिशियली अभी तो कुछ हुआ नहीं है 1.5 साल, तो वो बच्चा भी जब फर्स्ट में आएगा, जो जूनियर केजी में था फर्स्ट में आएगा, तो स्टार्टिंग 1 वीक तो मुझे लगता है कि वो पहले तो रोना चालू कर देगा, जो नॉर्मली नहीं होता है फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे में। तो ये सब गैप्स है, सोशल वे ऑल्सो, अफेक्टिव वे ऑल्सो एंड कोग्निटिव वे ऑल्सो, जो लर्निंग गैप्स है। बिकॉज हमारे बच्चों ने ओवरऑल, जब मैंने रिसर्च किया था लास्ट टाइम विद रिस्पेक्ट टू असेसमेंट्स, ऑनलाइन असेसमेंट्स, पूरे कितने सारे अबाउट 800-900 बच्चों को मैंने ऑनलाइन असेसमेंट्स का रिसर्च करके पता चला कि बहुत सारी चीटिंग होती है। और एक स्कूल में नहीं, ये तो आईआईटी का रिजल्ट भी आया था कि बहुत सारी चीटिंग वहां पे भी हुई थी। तो जब बच्चे खुद का परफॉर्मेंस तो दिखाया नहीं है, कहा से और का परफॉर्मेंस दिखाया है, किसी और ने किया है सब ऑल द वर्क फॉर द चिल्ड्रन। सो व्हाट इज द रियल लेवल ऑफ द चाइल्ड? जैसे अमिता जी ने बोला, वो सही बोला है कि पहले रियल लेवल ऑफ द चाइल्ड तो फाइंड आउट कीजिए फर्स्ट, फिर वहां से हम लोग टेकअप कर सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए टू फाइंड आउट इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जैसे जो टीचर्स हैं, सिर्फ पढ़ाना या सिर्फ एग्ज़ाम्स पर फोकस नहीं होगा, बट एक्चुअली ये फोकस होगा हर एक बच्चे को समझना, उन्हें देखना कि उन्होंने उनकी लर्निंग कितनी आगे बढ़ी है या अनफॉर्चुनेटली कितनी पीछे चली गई है, और उन्हें सही सिखाना और सही तरह से आगे उनकी ग्रोथ में उनकी मदद करना। अमिता जी, एक आप कह रही थी एक ज़रूरी पॉइंट कि जो थोड़े मे बी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हो या जो रूरल एरियाज़ में हो जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, जैसे हम मानते हैं कि बड़े शहरों में मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में जो स्कूल्स हैं वहाँ टेक्नोलॉजी के ज़रिए, चलिए पिछले 18 महीनों में स्कूल तो चल ही रही थी ऑनलाइन, लेकिन गांव में जहाँ स्कूल पूरी की पूरी बंद हो गई, वहाँ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आप कुछ वहाँ बच्चों से या टीचर्स से आप कुछ रूबरू हुई है? वहाँ क्या एक्सपीरियंस हुआ है और वहाँ क्या किया जा रहा है ताकि जो लर्निंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो रहे? देखिए, मैं कई स्टेट्स के साथ जुड़ी हूँ, साउथ में भी और सेंट्रल इंडिया में भी। और इनफैक्ट पिछले साल एक कमिटी पे मैं थी जिसमें नेशनल अवार्डीज को सिलेक्ट करना था। तो उसमें बहुत सारे एजुकेटर्स ने आके अपनी जैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस दिखाई, और आमतौर पे ये पूरे देश के लोग होते हैं, पूरे देश के सरकारी स्कूलों के टीचर्स, अध्यापक, उनके या प्रिंसिपल्स, ये सब लोग होते हैं। तो मैं बड़ी खुश हुई देख के कि छोटे छोटे कस्बों में भी, छोटे छोटे गांवों में भी, चाहे वो टीचर्स थी या वो प्रिंसिपल्स थे, वो बेचारे, क्योंकि उनको कनेक्टिविटी नहीं थी, जैसे ही मौका मिलता था वो अपने फोन पे एक लेसन बना के यूट्यूब के ऊपर, कईयों ने तो यूट्यूब के अपने चैनल्स खोल रखे थे और बच्चों को कहते थे कि कैसे तैसे करिए। और उन्होंने अपनी कम्युनिटीज के अंदर बच्चों को एक छोटे पैमाने पे बच्चों को बुला के जैसे कभी पढ़ा देते थे, या अक्सर जाके एक जैसे कम्युनिटी सेंटर होता है उनका, वहां जाके बैठ जाते थे, बच्चों को दूर दूर बिठा के, घोर कोविड में भी करते थे, ताकि अपनी तरफ से वो
पूरी कोशिश करी है, मैं तो ये समझती हूँ। वो सिर्फ इसलिए रुके होंगे क्योंकि या तो कनेक्टिविटी नहीं होगी या एक्सेस नहीं होगा। साउथ में बहुत अच्छा काम हुआ है इस मामले में भी, और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने मोबाइल डिवाइसेस दिए हैं लोगों को, जिन्होंने टैबलेट्स दी हैं बच्चों को। तो मैं ये अगर हमारे में इस तरह का जज्बा है हमारे देश में और हमारे गांव में, तो ये बहुत जरूरी है कि हर स्टेट पैसा डाले, बच्चों को डिवाइसेस दे, क्योंकि ये पता नहीं है, क्योंकि ये कब तक चलेगा, आएगा नहीं आएगा, कोई और चीज आ जाएगी। तो जैसे कविता जी ने कहा था कि हाइब्रिड तो है ही, हाइब्रिड रहेगा, शायद ज्यादा पैमाने पे ना रहे पर रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा अगले 2-3-4 सालों में, इसमें तो कोई शक नहीं। कविता जी, आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा कि बच्चों के व्यवहार में क्या बदलाव देखा है आपने? क्या इसमें से, और सबसे जरूरी बात, क्या इसमें से कोई व्यवहार चिंताजनक है? तो चिंताजनक तो एक्चुअली आई फील दैट फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा कॉन्फिडेंस में आई फाइंड इन चिल्ड्रन लैकिंग, बिकॉज जो पहले जो इतने ओपनली कुछ टू टॉक टू पीपल, टू कम एंड प्रेजेंट समथिंग, वो कॉन्फिडेंस थोड़ा मुझे अभी थोड़ा कम दिख रहा है। एंड सेकंड थिंग इज दैट पेशेंस लेवल थोड़ा कम दिख रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज इंस्टेंट। तो वो पेशेंस लेवल मुझे थोड़ा कम दिख रहा है, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मुझे ज्यादा दिख रहा है, एंड confidence, less in confidence. So these things are something that I'm really wondering, थोड़ा tension वाला है। Academically obviously काफी करना है, because अभी बच्चे आए हैं, तो right now हम लोग कुछ assessment ऐसा इस पर इतना stress नहीं दे रहे। We're letting children be comfortable, get back to the school climate, acclimatize to the school climate. So वो ज्यादा important है कि get back to the normal, और उसके बाद जो करना है वो करेगी हम लोग। लेकिन ये definitely something to worry about is the lack of confidence and wanting an immediate response. जी, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है आपका कविता जी। अमिता जी, अब जैसे मुंबई में, महाराष्ट्र में तो कॉलेजेस भी रीओपन, आज इनफैक्ट मुंबई में कॉलेजेस रीओपन हो रहे हैं, और फिलहाल स्कूल की बात करें तो सब कक्षाओं के विद्यार्थी अभी स्कूल नहीं लौटे हैं। क्या आपको लगता है कि 2022 की शुरुआत तक स्कूल पूरी तरह खुल जाएंगे? दिवाली के बाद आपको लगता है और कक्षाएं की, मतलब और कक्षाओं में बच्चे वापस लौटेंगे, या 2022 या उसके बाद भी? मैम, आप शायद म्यूट पे हैं। जी माफ करिए जी। ये सब अब डिपेंड करता है कि बच्चे की क्या माहौल होगा। वैसे तो स्कूल खुलने शुरू हुए, अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है कि इस तरह की कोई ऐसी चीज होए, पर कुछ पता नहीं है। तो ये प्रिडिक्ट करना कि मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच ही है। जैसे बाहर देशों में होता है कि एक बबल में स्कूल खुलता है, अगर कोई केस हो जाता है वो बंद हो जाता है, फिर वो खोल देते हैं एक हफ्ते बाद। तो हमें ये ऑन एंड ऑफ रेजीम डालनी पड़ेगी। हम ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि जी हाँ साहब स्कूल खुल जाएंगे, सारे लोग आ जाएंगे, बैक टू नॉर्मल होगा। बैक टू नॉर्मल तो यूं भी, अरे जिंदगी नहीं होगी तो बच्चे बेचारे कहाँ से होंगे, क्योंकि हमारी जिंदगियां भी तो पलट गई हैं, हमारे वर्क एथिक्स पलट गए हैं, हमारे काम करने का रवैया पलट गया है, तरीका पड़ गया, एक लेजीनेस भी सेट इन हो गई है। लोग वर्क फ्रॉम होम की कुछ आदत सी पड़ने लगी है। कई पेरेंट्स तो चाहते ही नहीं है कि वो कहते हैं होम स्कूलिंग कर लो नर्सरी KG 1 को। तो अब ये सब तो कहने का ये मतलब है कि हमें एक वेट एंड वॉच रूटीन करनी पड़ेगी। जहां मौका मिले स्कूल खोलिए, बिल्कुल बेधड़क खोलिए, बच्चों को भेजिए, और अगर भगवान न करे कोई ऐसी चीज हो तो फिर बंद कर दीजिए, फिर खोलिए। तो ये हमें इस तरह से स्टैगर करके अपनी जिंदगी अगले 1-1.5-2 साल, जब तक इसका कुछ ठोस मसला नहीं निकल के आए, क्योंकि वैक्सीन का भी क्या पता है, देखिए अभी तक तो कुछ पता ही नहीं है कब आ रही है कब नहीं आ रही है। ऐलान तो हो चुका है पर कुछ पता तो है नहीं ना, अभी कोई उनके एक्सपेरिमेंट्स तो हुए नहीं है, कुछ वही पता बात नहीं हो जाती है अमिता जी, जो फेमस सेइंग है ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, वी हैव टू बी इन लाइन विद दैट। कविता जी, कुछ और, शो खत्म ही होने वाला है, कुछ और मिनट ही है हमारे पास, लेकिन कविता जी आपकी राय जानना चाहूंगा यही सवाल का कि आपको क्या लग रहा है, कब स्कूल्स वापस शुरू होंगे, कब सारे बच्चे वापस लौटेंगे? So I'm completely with Amita that it is wait and watch completely. But we are hoping that after Diwali we open the schools from first standard से हम लोग बच्चे को बुलाना start करने, we are going to start, and then we take it from there.
विद स्कूल स्टार्टिंग पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस डेफिनेटली थोड़ा बढ़ रहा है, बिकॉज हमने स्टार्टिंग 10th स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया तो पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो 9th स्टैंडर्ड में ज्यादा रिस्पॉन्स आया और 8th स्टैंडर्ड में भी और भी रिस्पॉन्स आया। तो वी आर होपिंग कि नवंबर में पेरेंट्स को और मोर फेथ होगा स्कूल्स में, लेकिन जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक यू कैन नॉट एक्सपेक्ट 100% अटेंडेंस। आज के शो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी कविता सांघवी, प्रिंसिपल ऑफ SVKM's CNM स्कूल चतुर्भुज नारसी मेमोरियल स्कूल, और साथ में थी हमारे साथ अमिता मुल्ला वटल जो है चेयरपर्सन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एजुकेशन इनोवेशंस एंड ट्रेनिंग DLF स्कूल्स एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स एट द DLF फाउंडेशन। आज के कंज्यूमर इज किंग के शो में इतना ही। आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ।